हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें आज हम बात करेंगे 13 अगस्त 2023 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, यानी कि संडे का दिन है। संडे के दिन की हिंदू एनालिसिस को देखेंगे। देखिए कौन कौन सी आर्टिकल आज इंपॉर्टेंट है। आज काफ़ी सारे आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फ्लाइंग फॉक्स बैट्स फॉर विजिलेंस वाइल्ड डे रूस्टिंग फाइंड स्टडी। स्टडी में पाया गया है जो फ्लाइंग फॉक्स बैट्स है वो कहीं ना कहीं डे टाइम में ज़्यादा सतर्क रहते हैं। इसके बारे में बात की गई है, देखेंगे इसके ऊपर। और इनकी जो है ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। इनके आईयूसीएन के स्टेटस वगैरह जो है वो चीज़ पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए इनके बारे में बात करेंगे। अगला है ट्राइबल वुमेन कलेक्टिव वायनाड ऑन मिशन ऑफ कंजर्व वाइल्ड ट्यूबर। वाइल्ड ट्यूबर यानी कि जो शकरकंद वगैरह होते हैं वाइल्ड ट्यूबर, उसको किस तरह से वुमेन जो है ट्राइबल वुमेन का जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्स होता है इस मिशन को, जिसमें कि वो कंजर्व कर सके वाइल्ड ट्यूबर को। यानी कि जो वाइल्ड ट्यूबर फसल वगैरह होती है, फसल तो नहीं यानी कि जो अचानक से उग जाती है जंगलों में वगैरह में, तो उनको किस तरह से कंजर्व करने की बात की जा रही है यहाँ पे ये बताया गया। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हमारी जो पेंगोंग सो लेक है, ठीक है, पेंगोंग सो लेक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, न्योमा जो है एरिया का नाम है, हाइट है, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो है, जो बॉर्डर की कंस्ट्रक्शन है, जहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स वगैरह है, हेवी हेलीकॉप्टर्स वगैरह उतारने के लिए हमें थोड़ी सी ग्राउंड को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एरिया को ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्योमा एडवांस लैंडिंग की बात की गई है। तो इस चीज़ से बताया जाएगा कि जो ईस्टर्न लद्दाख है उसको अपग्रेड करने की यहाँ पे बात की है, जिससे कि वो जो फाइटर जेट्स वगैरह है उसको किस तरह से हैंडल कर सके। अगला जो आर्टिकल है वो एनसीईआरटी क्या करेगी, 19 मेंबर की पैनल बनाएगी जो कि एक नई टेक्स्ट बुक को रिवीजन करने की बात करेगी। क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी की बुक वगैरह है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है और अभी भी हम उस पर क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज करते जा रहे हैं। तो एक जो नई पैनल है वो क्या करेगी, इसको किस तरीके से रीऑर्गेनाइज करनी है या किस तरीके से नई करिकुलम जो फ्रेमवर्क है वो बननी है, उसके बारे में यहाँ बात की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल है फर्स्ट इंडियन मेड एमआरआई स्कैनर। एमआरआई स्कैनर को यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है। एमआरआई स्कैनर जो है यहाँ पे लॉन्च की गई है, जो कि इंडिया की खुद की बनाई हुई क्लिनिकल वर्क होगी, जो अक्टूबर से स्टार्ट होने की बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल है लो ह्यूमन एक्टिविटी हेल्प कोरल डिस्पाइट वार्म मोशन। देखिए कोरल जो एक्टिविटीज है, कोरल जो हमारे ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। किसके वजह से, वुमेन्स की ह्यूमंस की एक्टिविटी की वजह से। और उस एक्टिविटी को यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अगर ह्यूमन इस एक्टिविटी को कम करे तो यहाँ पे जो वार्म ओशन है वो वार्म जो है वो कम होगी, जिससे जो कोरल है वो जो ब्लीच होते हैं, कोरल ब्लीच होते हैं, उससे होने से क्या हो सकती है, सेव हो सकती है। ठीक है, अगला आर्टिकल है न्यू अप्रोच रिसाइकलिंग पॉलीइथिलीन प्लास्टिक्स। यानी कि प्लास्टिक्स को आप लोग किस तरीके से रिसाइकलिंग करेंगे, पॉलीइथिलीन जो प्लास्टिक्स है उसको रिसाइकलिंग करेंगे, उसके लिए क्या नई अप्रोच की गई, यहाँ पे उस चीज़ की बात की जाएगी। अगला है ग्लोबल इकोसिस्टम वाटर यूज इफिशियंसी हैज स्टॉल्ड। क्या बताया जा रहा है, जो ग्लोबल इकोसिस्टम की वाटर यूज है उसकी इफिशियंसी को किस तरह स्टॉल किया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और लास्ट आर्टिकल है गवर्नमेंट प्लानिंग लॉ ऑन प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन मैन्युस्क्रिप्ट। यानी कि इंडिया की जो मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह है, जो पुराने पुरातत्वों की जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसको बचाने के लिए इंडिया किस तरह की प्लानिंग कर रही है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये सारी आर्टिकल जो है आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फ्लाइंग फॉक्स बैट फॉर विजिलेंस वाइल्ड डे रोस्टिंग फाइंड स्टडी। देखिए सबसे पहले तो हमें जानने की क्या जरूरत है, ये जो आप बर्ड्स देख रहे हैं ये चीज़ें, इनको कहा जाता है फ्लाइंग फॉक्स बैट। ठीक है, स्टडी की गई है कि ये दिन के टाइम पे क्या होते हैं, ज़्यादा सतर्क होते हैं। ये कहा जाता है ना जो बैट्स वगैरह है वो रात में क्या होते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी शिकार करते हैं, अच्छी तरह से जो उनको रात में दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ विजिलेंस की बात की जा रही है। तो विजिलेंस जो है यहाँ पे डे टाइम में इनकी विजिलेंस जो होती है और ज़्यादा हाई लेवल पे होती है। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी आईयूसीएन स्टेटस की, ठीक है, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डिक्लेयर किया गया है आपके शेड्यूल 5 में इनको रखा गया है ऑफ द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। ठीक है, और लिस्ट शेड्यूल सेकंड के लिस्ट में इनको पुटअप किया गया है। ठीक है, शेड्यूल 5 में इनको क्या किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो जब तक इट वाज पुट ऑन शेड्यूल सेकंड लिस्ट इंटेन हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, उसके बाद इसको क्या किया गया, सेकंड शेड्यूल में डाला गया, जिससे कि इनको हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है दिया जा सके। ठीक है, आप देख सकते हैं ये किस तरह से ज़्यादा विजिलेंस दिखाने के लिए अपनी जो बॉडी स्ट्रक्चर को उल्टा लटकाते हैं। आपको भी पता है इस चीज़ के बारे में कि जो
आपके बैट्स वगैरह होते हैं वो उल्टे जो है साइबरनेटिंग भी करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ये हमारी क्या करती है, सीड डिस्पर्सल के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीड डिस्पर्सल क्या होती है, देखिए अगर ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट की कोई भी सीड्स वगैरह होती है तो इस सीड्स का जो रिप्रोडक्शन है वो दूसरे प्लांट्स के साथ करना होगा। ठीक है, तो उस रिप्रोडक्शन के लिए ये जो होती है इंपॉर्टेंट होती है। क्या करती है, ये क्या करती है, वहां से जो नेक्टर वगैरह जो मेल पार्ट होती है उस मेल पार्ट को फीमेल पार्ट में पहुंचाने का काम करती है। तो इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए कहा गया है ये कीस्टोन स्पीसीज है जिससे कि सीड डिस्पर्सल जो है आसानी से हो सकते हैं, वो भी कहाँ पे, ट्रॉपिकल सिस्टम में। ठीक है, फ्लाइंग पोस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ज्वेलरिस्टिक इसको फैसिनेटेड रखा गया ज्वेलरिस्टिक में। ठीक है, बहुत सालों से, काफी सालों से। अगर हम बात करें यहाँ पे असम में, यहाँ पे बरक वैली, जो कि आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बरक वैली, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये कहाँ पे, आपके असम में। ठीक है, तो यहाँ पे फैसिनेटेड रखा गया है 3 साइंटिस्ट के द्वारा, कहाँ पे, सदर्न असम के बरक वैली में। कितने, कब तक, 2019 में 38 डेज के लिए इसको रखा गया था। ठीक है, ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। तो ये क्या है, आपको सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इतना है। ठीक है, और बाकी चीजों पे कोई इतना ज्यादा आपको जो ध्यान है वो नहीं देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है ट्राइबल वुमेन कलेक्टिव इन वायनाड ऑन मिशन टू कंजर्व वाइल्ड ट्यूबर। ट्यूबर यानी कि शकरकंद, शकरकंद होते हैं अगर हिंदी में कहें तो, कभी ना कभी आप लोगों ने खाए होंगे। तो इनको क्या करना है, कंजर्व करना है। देखिए अगर हम बात करें, हम लोग जो है अपनी पोटेंशियल को चेंज कर रहे हैं, अपनी कल्चर को चेंज कर रहे हैं, और उसके कारण जो हमारी पुरानी कल्चर है कि हम जो फॉरेस्ट वगैरह से कलेक्ट करते थे, उसकी जो कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है, और हम लोग अभी अगर चले जाए तो हाइब्रिड फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हाइब्रिड फूड से ज़्यादा बेटर है अगर आपको नेचुरली कोई चीज़ मिले। लेकिन नेचुरली आज के टाइम पे अगर पॉसिबल किए जाए तो कहीं ना कहीं उसकी प्राइस भी, कॉस्टली भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसको लोग करना भी नहीं चाहेंगे। क्यों, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बताया गया, जो वाइल्ड ट्यूबर है उसको कहीं ना कहीं उसकी जो प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है, और उसको ट्राइबल वुमेन क्या कर रहे हैं, एक साथ मिलके कहाँ पे ये मिशन चलाया जा रहा है, वायनाड में। ठीक है, इस मिशन को कंजर्व करने की बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट है आपके GS 3 के अंदर में, GS 3 के अंदर में भी आ सकता है, GS 2 के अंदर में भी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बन सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे लगभग लगभग दे हैव कंजर्व नियरली 180 इंडिजीनियस ट्यूबर वेराइटी को, यहाँ पे 180 वेराइटी को कंजर्व करने की यहाँ पे बात की जा रही है, जो एक टाइम पे, अभी के टाइम पे क्या हो चुकी है, एंडेंजर्ड पोजीशन पे पहुंच चुकी है, यानी कि इनकी चीजें जो है खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी है। अगर इसकी प्रोजेक्ट की बात करें, कब स्टार्ट हुआ था, 2022 में। ठीक है, और ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में, जिसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक है, और इसको अगर बात की जाए कुदुम्बाग श्री डिस्ट्रिक्ट मिशन भी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया, ये लोग जो ट्राइबल पीपल है वो शकरकंद को जो है बचाने की बात जो है कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, ये लगभग 120 वेराइटी के ट्यूबर्स को क्या करना चाहते हैं, प्लांटेड करना चाहते हैं, और उससे अगर बात की जाए 70% और लैंड जो है इसको प्रोवाइड किया जाएगा मेंबर ऑफ ग्रुप्स के द्वारा, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHG ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और उनके द्वारा क्या किया जाएगा, लैंड भी जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। लगभग लगभग 60% ऑफ इट कंट्रीब्यूटेड बाय PJ मैनुअल लक्ष्मी मलिल, पल्लिका मलिल। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है 60% का कंट्रीब्यूशन जो है दिया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि इस चीज को और ज्यादा बढ़ाएं। देखिए इंडिजीनियस प्रोडक्ट, इंडिजीनियस इंडिजीनियस प्रोडक्ट को अगर हम लोगों ने कंजर्व किया तो उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे। सबसे पहले तो जो वेराइटी है वो हमें देखने को मिलेगा, लोगों के पार्टिसिपेशन और पीपल पार्टिसिपेशन जो होगा वो क्या होगा, लोगों का बढ़ेगा। जो आगे आने वाली फ्यूचर जो हमारी जनरेशन है
उनको इन चीजों के बारे में पता चलेगा। इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट हो रहा है वो क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। ये सारी कंडीशन कहीं ना कहीं यहाँ लागू होता है, ठीक है। और जॉब्स वगैरह भी क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। जॉब्स वगैरह भी यहाँ पे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोगों ने एक चीज देखे तो उसकी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी होती है और उसकी नेगेटिविटी भी। भले ही ये और किसी चीज को नुकसान पहुंचाए, हो भी सकता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पॉजिटिविटी को देखना है और साथ ही साथ अपनी चीजों को कंजर्व भी करना है। तो उसके लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ये यहाँ पे वो चीज मायने रखती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन ईस्टर्न लद्दाख being upgraded to handle fighter jet। देखिए अगर हम बॉर्डर की बात करें, यह है इंडिया का बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे है आपके भाई साहब चाइना, यहाँ पे है पाकिस्तान, ठीक है। तो चाइना और पाकिस्तान अगर इस एरिया में, तो इसका मतलब खतरा जो है आपके पूरे इतने एरिया को जो है चपेट में है। तो मतलब कैसे सडन जो अटैक है वो इतनी एरिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने उस चीज को रोकने की कोशिश की तो हमें बेटर पोजीशन पे आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे था पेंगोंग त्सो, ठीक है, जो क्या करता है इंडिया और चाइना को डिवाइड करने का भी एक तरह से आप कह सकते हो बात करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे चाइना अपना कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर रहा है तो इंडिया को भी क्या करना होगा, डेवलपमेंट करना होगा। उस डेवलपमेंट से क्या होगा, इंडिया की जो स्ट्रक्चर है, इंडिया की जो इनिशिएटिव है, जो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्या होगी, डेवलप होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने का मतलब क्या है, देखिए जब 1999 में जब पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा किया था तो वहां पे हमारे बहुत सारे फाइटर जेट तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे, फाइटर जेट तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था। और हमें क्या करना चाहिए, अभी अगर वैसे ही सोचे तो क्या होगा, एक दिन चाइना भी आएगा, वो भी अटैक करेगा। तो जवाब देने के लिए कुछ तो चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे बॉर्डर है उसको क्या करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा। उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं भैया आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा वहां पे किस तरह की जो रुकावटें है वो आ रही है, उसको आपको क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी और उस चीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे न्यूम एडवांस लैंडिंग की बात की गई है कि यहाँ पे इतनी हाइट पे, ठीक है, कि किस तरह से हमारे जो फाइटर जेट वगैरह है इंडियन एयरफोर्स के, वो किस तरह से उतर सके, 9000 फीट तक जा सके। तो ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो बॉर्डर आपका एरिया है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी चाहिए ही चाहिए। जैसे आपके चिनोकू हो गए, एयरक्राफ्ट अपाची हो गए, ठीक है। इस तरह की जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह है, आप किस तरह से लैंडिंग करवाओगे, उसके लिए आपको एरिया चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे उसी चीज की डेवलपमेंट की बात जो है की जा रही है। देखिए अगर आप डेवलपमेंट करते हो, ठीक है, डेवलपमेंट करते हो तो इससे एक और फैक्टर निकल के आता है, इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट, क्या आप अभी इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए, क्या अगर इन्वायरमेंट में इसकी डेवलपमेंट होगी तो क्या नुकसान होगा इन्वायरमेंट। सबसे पहले तो ये अगर देखा जाए, आपके अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ये एरिया ज्यादातर अर्थक्वेक प्रोन एरिया, ठीक है, प्रोन एरिया है। अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अर्थक्वेक जो है आने की संभावना ज्यादा है। अब अर्थक्वेक ज्यादा आने की संभावना है तो इसका मतलब आपको जो डेवलपमेंट करनी होगी, इस चीज को ध्यान में रख के करनी होगी कि भैया हमारी डेवलपमेंट में कोई ऐसी कमी ना हो जिस तरह के आगे जाके जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है किस तरह से आए, ठीक है। और नुकसान क्या होगा, आप इसके लिए क्या करोगे, ट्रीज वगैरह भी कट डाउन करोगे। जो कि हमारे, हम कहते तो हैं जीरो एमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम एक्चुअली में जीरो एमिशन की तरफ बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना जरूरी बन जाता है। और
देखिए, हमें दोनों पहलू को भी साथ में लेके चलना चाहिए, ताकि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो भी ठीक रहे, अब प्लस हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या कर सके, स्ट्रेंथ कर सके। और यही हमारी एफर्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि हम एक एस्पेक्ट को देखें और दूसरे एस्पेक्ट को इग्नोर कर दें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी फॉर्म 19 मेंबर पैनल फॉर टेक्स्ट बुक रिवीजन। देखिए क्या हो रहा है, टेक्स्ट बुक आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक्स्ट बुक आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट है। अगर टेक्स्ट बुक टाइम के साथ हर चीज, कोई भी, आप मोबाइल देख लो, मोबाइल भी हर 2 महीने में क्या मांगता है, 2 मंथ में आपके अपडेट मांगता है। यानी कि तो हर चीज अगर अपडेट मांग रहा है तो इसका मतलब टाइम के साथ जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो भी अपडेटेड होनी चाहिए। क्योंकि हमें आज के हिसाब से चलना चाहिए, हमारी जो एक्टिविटी बेस होनी चाहिए, हमारी जो आज की जो स्किल्स है वो एक्टिविटी बेस पे रहेगी। हम आज कंप्यूटर की लाइन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए आज गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर का कहीं भी जो है यूज जो है बहुत ही माइनर रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल की जो बुक्स वगैरह में है, आप कंप्यूटर को सिलेबस की तरह मान ही नहीं रहे। यानी कि एक जो आज के टाइम पे जरूरी हो गया है वो हम रख ही नहीं रहे। ठीक है, तो इसमें भी कई प्रॉब्लम है। ठीक है, और दूसरी चीज, टाइम के साथ आप इस चीज को कह रहे हो कि हिंदी को आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो। नो डाउट कि अदर लैंग्वेज भी है आपके सामने, लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ था हम कहे थे हिंदी राष्ट्र बनेंगे, लेकिन हम आज भी बहुत सारी ऐसी बुक्स है जो बच्चे इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अदर ऑप्शन मिल ही नहीं पाता है। हम इतने साल हो गए आजाद हुए, लेकिन हमारी जो बुक्स है वो आज भी इंग्लिश में हमें पढ़नी पड़ती है। एमबीबीएस की बुक तो अभी जाके आपकी स्टार्ट हुई है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें किस वजह से, क्योंकि हम रिफॉर्म करने की कोशिश करें, लेकिन वो रिफॉर्म किस तरीके से होनी चाहिए हमें इसको समझना होगा। ठीक है, इसको समझने के साथ साथ जो हमारी नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है 2023 का, उस हिसाब से हमें चलना भी पड़ेगा। सिलेबस जो है वो हमें चलना पड़ेगा, और साथ साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कहती है कि भैया आपको क्यूरिकुलम की जो एनसीईआरटी क्यूरिकुलम है उसको फॉलो अप करना चाहिए। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आया, 2020 में। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल को आपको क्या करने, यहाँ पे जो है स्टडी मटेरियल को बनाने की बात की गई है, टेक्स्ट बुक को रिवीजन जो है वो करने की बात की गई है। उसके लिए 19 मेंबर जो है यहाँ की ना की गाइड करेंगे, आपके सिलेबस को रिफाइन करेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट बुक को किस तरीके से डेवलप किया जाए ताकि स्कूल एजुकेशन को हम लोग और ज़्यादा इंक्रीज कर सके, यहाँ इस चीज़ की बात जो है होगी। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग मेंबर जो है इसके पार्ट होंगे, जैसे विवेक डेब्रॉय, ठीक है, संजीव सान्या, ठीक है, चेयरमैन और मेंबर है। ठीक है, इस तरह से और भी जो है लोग जो होंगे इसमें ऐड होंगे। ठीक है, और इसको रिफॉर्म करने की बात जो है कौन क्लास से की जा रही है, मतलब 3rd क्लास से लेके एबव तक, जो 12th क्लास तक की जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उनको क्या करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर जो है नई तरीके से करना पड़ेगा। तो इसलिए ये कमेटी जो है बनाई जा रही है। चलिए, यहाँ पे जो ये आर्टिकल है वो आपका बस इतना ही है। फर्स्ट इंडियन मेड एमआरआई स्कैनर टू बी लॉन्च, क्लिनिकल वर्क इन अक्टूबर। अक्टूबर में पहली एमआरआई स्कैनर जो है वो लॉन्च होगी, क्योंकि एमआरआई जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट किस लिए, अगर इसमें बात की जाए, हीलियम जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और हीलियम इतनी आसानी से नहीं मिलती है, इसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं स्क्वीज करके निकाला जाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम लोग हीलियम को निकाल सकें। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है काफी ज्यादा। अगर ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट इंडियन मेड एमआरआई स्कैनर को अगर डेवलप कर लिया जाए तो इसका मतलब ये जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम कर देगा, इसकी बात की जा रही है। एमआरआई मतलब आपका क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके बॉडी पार्ट्स को, जो छोटे छोटे पार्ट्स है या फिर जो ट्यूमर वगैरह है उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है, यानी कि स्कैन करने का, आपकी बॉडी स्कैन करने का काम जो है ये करता है। कोई किसी न किसी इंसान को होता है, तो आप देखे भी होंगे इस तरह की चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया किस चीज की बात कर रहा है, सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की मेड चीजों को कहीं ना कहीं इंडिया में बनाई जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, इंडिया जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को होते हुए भी यहाँ पे समझ में आ रहा है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लो ह्यूमन एक्टिविटी हेल्प कोरल डिस्पाइट वार्म ओशन। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जो ह्यूमन इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं लैंड और सी में इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण से जो कोरल रीफ्स वगैरह है, कोरल्स वगैरह है, वो क्या हो रहे हैं, ब्लीच हो रहे हैं। और उसका ब्लीच होने का मेन रीजन है आपके ह्यूमन की एक्टिविटी, वो चाहे वो लैंड पे हो चाहे वो सीज पे हो, दोनों जगह पे क्या है आज के टाइम पे प्रॉब्लमेटिक है, और जिसके कारण से सबसे ज्यादा नुकसान आपके कोरल को जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर बात कीजिए लैंड पे आप क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक्स यूज करते हैं। वो प्लास्टिक्स अगर आप सपोज कीजिए डाल दिए कहाँ पे, रिवर्स में, वो रिवर क्या होगा, फ्लो करते करते वो जाके आपका किसमें मिल जाएगा, आपके यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, आपके जो ओशन है उसमें जाके मिलेगा। अब जब ओशियन पे ये मिलेगा तो ओशियन से क्या होगा, यहाँ से ओशियन की जो लिक्विड है वो क्या होगी, वार्म अप होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, यानी कि आप केमिकली मिला रहे हो तो केमिकल क्या होगा, वो वार्म अप करेगा, और वार्म करने से क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा किसका, पानी का, वो इंक्रीज होगा। और एक आइडियल कंडीशन हम मानते हैं कि कोरल को होने के लिए एक आइडियल कंडीशन होनी चाहिए, और उस आइडियल कंडीशन को अगर ब्रीच कर देगा तो ये क्या होगा, कोरल कहीं ना कहीं जो नुकसान है, कोरल का नुकसान कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, और वार्म वाटर इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार होगा। ये यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है हवाई का, कि यहाँ पे किस तरीके से जो है प्रोटेक्टेड किया जाना चाहिए, किस तरीके से बताया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ आप कोरल को ये मत देखिए, कोरल के अलावा फिश वगैरह भी जो है यहाँ बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल कंडीशन में है, क्योंकि जो फिश है वो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, एक आइडियल कंडीशन में जिस फिश को सरवाइव करनी चाहिए, अगर आपको सपोज कीजिए आज धूप जो है धीरे निकली तो आप काम कर सकते, लेकिन एकदम से धूप तेज हो गई तो इसका मतलब आपकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, और यही रिड्यूस के कारण आपकी जो एक्टिविटी है और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है, जिसके वजह से यहाँ बताया जा रहा है कि भैया आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका मतलब जो कोरल की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा उसको एफर्ट करना पड़ेगा सर्वाइव होने के लिए। अगर वो एफर्ट कर पाता है तो ठीक है, नहीं एफर्ट कर पाता है तो बस खत्म। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। न्यू अप्रोच रिसाइकल पॉलीथीन प्लास्टिक, एक नई अप्रोच खोज की गई है जिसमें बताया गया है जो पॉलीफ्लाइन प्लास्टिक से उसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, ओलेफाइन में, किसके मदद से, थर्मल डेप्लॉयमेराइजेशन। ठीक है, जो कि रिएक्शन होती है किसके, पायरोलाइसिस की रिएक्शन होती है। जो ओलेफिन का मिक्सचर है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस किया जाएगा, और किससे, कन्वर्ट ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, जो कि रिड्यूस करेगा हाई वैल्यू ऑफ ऑक्सीजनेट केमिकल को, और साथ ही साथ इसके अंदर एल्कोहल को और डायोल्स को, इनको कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर देगा। तो ज़्यादा जो है आपकी जो पॉलीथीन की मात्रा है उसमें जो प्लास्टिक की मात्रा है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करने का काम करेगा। एक दूसरी स्टडी भी यहाँ पे बताई गई है जिसमें जो दूसरे रिसर्चर है उन्होंने रिपोर्ट दिया है, मैटर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग पीई एंड पीपी प्लास्टिक। ठीक है, यानी कि पीई प्लास्टिक और पीपी प्लास्टिक को बताया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें, पीई का मतलब है पॉली इथाइलिन, ठीक है, और पीपी का बात करें तो हमारा पॉली प्रोपाइलिन। ठीक है, यहाँ पे इस प्लास्टिक की बात कर रहा है जिसको किसमें चेंज करने की बात की जा रही है, फैटी एसिड में, जो कि बाद में इसको हाईली सरफेंटेंट और डिटर्जेंट में इसको कन्वर्ट जो है कर देंगे। ठीक है, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो रिसाइकल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको रिसाइकिल करके दोबारा नई चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए, जो नेक्स्ट आर्टिकल है टीवी का, एक्चुअली में इसको चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, ग्लोबल इकोसिस्टम वाटर यूज इफिशिएंसी एज टोल्ड। क्या बताया जा रहा है, अगर हम लोग ग्लोबल इकोसिस्टम की बात करें, वो वाटर यूज को कहीं ना कहीं इफिशिएंसी यूज को इंक्रीज करने की बात की जा रही है, जिसमें एक स्टडी में बात की गई है क्या, कि जो एक स्टडी है साइंस की स्टडी में की गई है कि 2001 से क्या हुआ है, जो रेशियो है बिटवीन कार्बन असाइलेशन ऑफ वाटर इवोपरेशन और साथ ही साथ जो राइजिंग वेपर है प्रेशर की, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आ रही है। ठीक है, और इस कमी की वजह से क्या हो रही है, जो वाटर है वो ज़्यादा इवोपरेट जो है नहीं हो पा रही, इस चीज़ को बताया जा रहा है, जिसके कारण से ग्लोबल इकोसिस्टम जो फोटोसिंथेसिस है वो कहीं ना कहीं दब सी गई है, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है।
और यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरह से कार्बन न्यूट्रलिटी को जो है अचीव किया जाए और हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट जो है वो ह्यूमन के द्वारा किस तरह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कम किया जाए और अचीव किया जाए कार्बन न्यूट्रलिटी को। यहाँ पे इस चीज़ की बात की जा रही है। वैसे इसमें कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलिए, इसको मैंने वैसे ही ले लिया था। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट प्लानिंग लॉ ऑन प्रोटेक्शन इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट। इंडिया की मैन्यूस्क्रिप्ट को किस तरह से जो है सेव किया जाए, यहाँ पे बात की जा रही है। जो बीच बार्क है, ठीक है, उसको देखिए। सबसे पहले अगर इसकी इंपॉर्टेंस बताया जाए तो कहीं ना कहीं ये हमारी कल्चर को बनाए रखने में इंपॉर्टेंट है। और कल्चर को अगर बनाए रखना है तो आपको सबसे पहले तो अपने कल्चर के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ कल्चर से रिलेटेड जितनी चीज़ों को है उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। प्रिजर्व करने के लिए आज के टाइम पर अगर बात करें, हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए। स्कैनिंग करके हम इसको प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। लेकिन इतने सारी चीज़ों को स्कैनिंग करना, डिजिटाइजेशन करना एक अपने आप में ही एक प्रॉब्लम का काम है। अगर बात की जाए जो नेशनल मिशन चलाया गया है इसके खिलाफ, ठीक है, जो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट बताया गया है, जो जिसमें डिजिटाइजेशन की बात की गई है 3.3 लाख मैन्यूस्क्रिप्ट एंड जिसमें कंटेंट है 3.1 करोड़ जो पोर्टफोलियोज है, यानी कि उसके अंदर जो आर्टिकल सब लिखे हुए हैं उसको कंटेन करना एक अपने आप में ही बड़ी बात है। और ये कहीं ना कहीं हमारी ये दिखाता है कि किस तरह से गवर्नमेंट जो है इन चीज़ को प्रोटेक्शन करने की बात की जा रही है। और इसके लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं प्लान ला रही है, प्लानिंग ला रही है, लॉ ला रही है और उस लॉ से क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी, ठीक है। जो कि लॉ कौन बना रहा है, कल्चर मिनिस्टर, ये बताया जा रहा है। इन्होंने कहीं ना कहीं प्लानिंग किया है कि इंट्रोडक्शन करने के लिए नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट बिल 2023 को, जो कि आपके विंटर सीजन में इसको लाया जाएगा। जो इसका प्राइमरी एम होगा, एम आपको इंपॉर्टेंट है कि एम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एम क्या है, अगर हम इसकी प्राइमरी एम की बात करें तो ये बताता है कि बिल डॉक्यूमेंटेड एंड कैटलॉग इंडियन हेरिटेज टेक्स्ट वेर एवर दे मे बी इंडिया और एब्रॉड। ये इंडिया की है, एब्रॉड से बन के आई है, उसकी पूरी डिटेल को क्या करना, एक एनालाइज करना, समराइज करना और उसको प्रिजर्व करने की यहाँ पे बात की गई है। और सही तरीके से, ये नहीं कि किसी भी तरीके से हम इसको प्रिजर्व करें, ठीक है। और साथ ही साथ ये बताया गया बिल जो है वो कहीं ना कहीं सेटिंग होगी 10 मेंबर नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट अथॉरिटी के द्वारा। और जबकि कल्चर मिनिस्टर जो है इसके चेयरपर्सन होंगे इसके बॉडी के, यानी कि 10 मेंबर जो बनाए जाएंगे उसके जो चेयरपर्सन होंगे वो कौन होंगे, आपके कल्चर मिनिस्टर, ठीक है, कल्चरल मिनिस्टर। अगर हम बात की जाए इसकी इंपॉर्टेंस और भी बहुत सारी जगह है, कल्चर में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे एजुकेशन में, हर टाइम पे इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी वगैरह है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर इंडिया की प्रोजेक्ट बात करें, लगभग 10 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट जो है, 80 जो है एंशियंट स्क्रीम है, जो कि ब्राह्मी, कुषाण, गुद्दी, लेप्चा, मैथिली, इन सब में कहीं ना कहीं इनको लिखा गया है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको क्या करना चाहती है, जो ये वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट वेल्थ है इंडिया की, उसको प्रिजर्व करने की यहाँ पे बात कर रही है। और उसके लिए अलग अलग जो है चीज़ें भी बना रही है, ताकि इसकी जो थेफ्ट है और डिस्क्रिमिनेट है टैक्स की, वो कहीं ना कहीं ना हो, इसको कम करने के लिए, यानी कि चोरी होने के लिए और इसकी वैल्यूज को कम ना हो, इसके लिए ध्यान रखने की बात की जा रही है, ठीक है। और ये बताया जा रहा है जो मिशन है वो क्या बताया जा रहा है, प्रिपेयर डेडिकेटेड डिजिटल पोर्टल, जिससे कि इंडेक्सिंग की जाएगी, कैटलॉगिंग की जाएगी, अपलोडिंग की जाएगी, डाउनलोडिंग की जाएगी इसकी कॉपीज को। और इसको कहीं ना कहीं प्राइवेट मेंबर जो है ऑनरशिप के द्वारा भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। और मैन्यूस्क्रिप्ट में सिर्फ आर रिटेन ऑन मैनुअल, जैसे कि आपके पाम लीव्स वगैरह हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ्स हो गया, बाग्स हो गया, इन सब चीज़ों पे क्या हो जाएगी, रिलीजन चीज़ें होगी, इन चीज़ों पे रखा जाएगा। अब की अगर बात की जाए 75% जो एग्जिस्टिंग मैन्यूस्क्रिप्ट है वो कहीं ना कहीं संस्कृत में और 25 कहीं ना कहीं आपके 25% रीजनल लैंग्वेज में है, जो कि कौन बताता है, नेशनल जो मिशन है मैन्यूस्क्रिप्ट वो इसके द्वारा बताई जाती है, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं क्या करने की जरूरत है, लिंक करने की जरूरत है हमारी स्टडी में, और इसको सही तरीके से इंटरप्रेट करनी है, जिससे कि हम अपनी लाइवलीहुड को बता सके, हमारी जो कल्चर है उसको बता सके, ठीक है। और ये हमारी कल्चर को किस तरह से आगे बढ़ाएगा इसके बारे में भी बात किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल जो है आज की अच्छी लगी होगी। अगर आर्टिकल अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।